नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी लाइव में एक और वीडियो लेके पेश हुआ हूँ। और ज़्यादा वक्त न लगाते हुए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। कल हमने डिस्कस किया था आसियान के बारे में कि आसियान है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का एक ग्रुप है। किस तरीके से वो ग्रुप बना, कोल्ड वॉर के दौरान वो किस तरीके से प्रभावित हुआ यूएसए से और यूएसएसआर से, और जैसे ही वो बना 1967 में, तो उसके बाद में क्या क्या एम लेकर उसे बनाया गया और धीरे धीरे उन एम के ऊपर उसने कैसा काम किया। चाहे हम बात करें उसके फाउंडर कंट्रीज़ की, आईएम फर्स्ट की, और उसके बाद में धीरे धीरे उसके जो मेंबर्स थे उन्हें बढ़ाया गया। फिर उनकी संख्या 10 हुई, जो कि स्टार्टिंग में या शुरुआत में 5 थी। और जैसे उन्होंने काम करना शुरू किया तो पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी को लेकर, उनके सिस्टम को लेकर या उनकी पॉपुलैरिटी को लेकर चर्चे होने लगे, जिसे आसियान वे का नाम दिया गया। यहाँ तक कल हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे आसियान का पार्ट 2। एक वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, सेकंड वीडियो आज आपको देर रात तक मिल जाएगी। तो देखिए, आसियान के ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आसियान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक बार थोड़ा सा बोर्ड से साइड हो जाता हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बिकॉज आज कंटेंट थोड़ा बोर्ड पे ज़्यादा है और जितने भी पॉइंट मैंने बोर्ड पे लिखे हैं उनको एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं, उनको एक्सप्लेन करने वाले हैं। कोशिश करूंगा कि सारे पॉइंट्स मैं आपको समझा पाऊँ। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए मूव करते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ, दैट इज आसियान। अब देखिए, कल तक हमने बात की थी कि आसियान की एक्टिविटीज़ के कारण, उसकी ग्रोथ के कारण पूरे वर्ल्ड में उसे आसियान शैली के नाम से या आसियान वे के नाम से जाना गया। अब बात कर लेते हैं, जब उसने अच्छा काम किया तो उसके बारे में तो ऑब्वियस सी बात है, बातें होंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उसकी इकोनॉमी की, कि व्हाट इज ग्रोइंग इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड। अगर दुनिया में देखें, हम किसी भी कंट्रीज के साथ अगर कंपेयर करें आसियान के इकोनॉमी को या उसकी ग्रोथ को, तो आसियान की जो ग्रोथ है, उसकी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है, वो काफ़ी हाई है अदर कंट्रीज के अलावा। या यूँ कह लीजिए, इस ग्रुप में जो कंट्रीज हैं उन्होंने इस तरीके से काम किया कि उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि उनके जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, जो आर्थिक जो विषय हैं, उनको कैसे इम्प्रूव किया जाए, वहाँ काम कैसे किया जाए, इसको लेकर उन्होंने काम किया। और जो इसके लिए मॉडल जो उन्होंने लिए, वो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल को उन्होंने अप्लाई किया। सो बहुत क्विकली, बहुत जल्दी उनकी जो इकोनॉमी थी वो बढ़ी, उनकी ग्रोथ देखने को मिली, डेवलप हुई। सो इसीलिए उनकी जो इकोनॉमी थी उसे वर्ल्ड की सबसे फास्ट ग्रो करने वाली इकोनॉमी भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं कुछ आगे के पॉइंट्स को लेकर, कि जब देखिए आसियान अपनी इकोनॉमी को अच्छा कर रहा था, इम्प्रूव कर रहा था, तो धीरे धीरे कुछ उसने एग्रीमेंट भी किए, कुछ ऐसे समझौते भी किए जो आसियान के मेंबर्स को लगता था कि इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे उन्हें। तो इन 2003 में आसियान ने मूव किया। ये आसियान जो था उसने मूव करना शुरू किया अपनी कम्युनिटी के लिए। मीन्स आसियान मूव्ड कम्युनिटी 3 पिलर्स। आसियान ने क्या किया, आसियान के जो भी 10 कंट्रीज थे, इन सब कंट्रीज ने क्या किया, मिलके एक आसियान कम्युनिटी बनाई। मीन्स आसियान के 10 मेंबर ने मिलके क्या किया, एसी बनाया। आजकल गर्मी है तो कि हम एसी को दूर करेंगे, या ऐसी जो है उससे हम जो गर्मी पड़ रही है उसको दूर करेंगे। आसियान जो कम्युनिटी थी उसने कहा कि भाई ये 3 बातें हैं, 3 पॉइंट्स हैं या 3 मेन की नोट्स हैं जिनके ऊपर हम काम करेंगे। तो वो 3 की नोट्स कौन से थे? फर्स्ट वन इज सिक्योरिटी कम्युनिटी, सेकंड वन इज इकोनॉमिक कम्युनिटी, एंड थर्ड वन इज सोशल या सोशियो कल्चरल कम्युनिटी।
इन तीनों ही पिलर के ऊपर काम करना शुरू किया आसियान ने। अब सिक्योरिटी पर्पस एक एक करके हम इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। पहले सिक्योरिटी की बात करते हैं कि जो भी 10 ग्रुप थे उन्होंने कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात की। उन्होंने कहा कि अगर हम 10 में से किसी एक पे भी अटैक होता है तो हम कलेक्टिवली रिस्पॉन्स देंगे। मीन्स ये मान लेंगे कि एक पे किया गया अटैक, हम 10 लोगों पे अटैक है और हम 10 के 10 लोग उसके अगेंस्ट अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज करेंगे और उसके अगेंस्ट हम हमारा जो भी स्टेप है वो उठाएंगे। यहाँ सीधी सीधी सिक्योरिटी की बात करूँ तो उन्होंने कहा कि हमारी जो बाउंड्रीज हैं, हमारी जो सीमाएं हैं, उनको लेकर हम डिफरेंट ट्रीटीज करेंगे, समझौते करेंगे, ताकि इंटरनेशनल जो पीस है वो मेंटेन रहे। और इसके साथ साथ जो हमारी इंटरनेशनल जो बाउंड्रीज हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं, उन पे भी हम प्रॉपरली काम कर सकें। फिर बात करें हम इकोनॉमिक कम्युनिटी की, कि इकोनॉमिक कम्युनिटी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, अपनी इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए ट्रेड के रिगार्डिंग एग्रीमेंट किए, समझौते किए कि हमारा ट्रेड है उसका विकास किस तरीके से हो सकता है। मीन्स हम हमारी जो इकोनॉमी है उसे बूस्टअप कैसे कर सकते हैं, और वो था बाय द ट्रेड। तो इन्होंने ट्रेड के लिए अलग अलग तरीके के रूल्स बनाने की कोशिश की कि जो रूल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट बने, ताकि उन रूल्स को फॉलो करना इजी हो। नेक्स्ट वन उन्होंने जो थी, थर्ड वन इज दैट इज सोशियो कल्चर सिक्योरिटी। ये कम्युनिटी मीन्स की सोशल और कल्चरल जो कम्युनिटी थी उस पर उन्होंने काम करना शुरू किया कि हमारा जो 10 कंट्रीज का जो ग्रुप है उसके अंदर जो सोशल स्ट्रक्चर है वो अच्छा बना रहे, प्लस इसके साथ साथ इन कंट्रीज के अंदर जो कल्चर है हमें उसे भी प्रमोट करना है। इसके साथ साथ हम एक दूसरे की जो सॉवर्जिनिटी है, प्रभुसत्ता है, उसको बनाए रखेंगे, उस पर लगातार काम करते रहेंगे। मीन्स इन तीनों बातों को लेकर, तीनों पिलर्स को लेकर या तीनों पॉइंट्स को लेकर उनके बीच कुछ एग्रीमेंट हुए और इन एग्रीमेंट को फॉलो किया आसियान के 10 के 10 देशों ने। अब 3 पॉइंट्स थे, 3 पॉइंट के ऊपर एग्रीमेंट किए किन्होंने, आसियान जो कंट्रीज थे उन्होंने कहा कि इन तीनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। और कितने देशों ने इसे साइन किया, तो 10 देशों ने इसके लिए काम करना शुरू किया। अब देखिए, जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो जो एग्रीमेंट किए गए उनमें से एक जो एग्रीमेंट था वो था उनकी बाउंड्रीज को लेकर, उनकी सिक्योरिटी की को लेकर। 2003 साइंड द ट्रीटी ऑफ सिक्योरिटी। अब देखिए 2003 में ही उन्होंने ट्रेड के साथ साथ अपनी जो सिक्योरिटी थी, अपनी जो सुरक्षा थी, उसको लेकर भी ट्रीटीज की साइन किए कि हमारी जो बाउंड्रीज है, हमारी जो सीमाएं हैं, हम उनको लेकर भी समझौते कर लें, ताकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, या किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इन फ्यूचर हमें देखने को ना मिले हमारी बाउंड्रीज को लेकर। तो 2003 में उनके द्वारा सिक्योरिटी को लेकर भी कुछ एग्रीमेंट साइन किए गए। अब देखिए, जब उन्होंने एग्रीमेंट साइन किए तो उसका जो रिजल्ट था वो पॉजिटिव दिखाई दिया। उन्हें ये लगा कि हमारी पीछे की जो कुछ चीज़ें हैं उनको ओवरकम कर लिया जाए, या जो चीज़ें हमारी खराब हुई हैं उनको थोड़ा ठीक कर लिया जाए। ऐसा भी उनके द्वारा किया गया। इसके साथ साथ 1994 में जो आसियान जो कंट्रीज थे उनके द्वारा आसियान रीजनल फोरम ARF की स्थापना की गई, फाउंडेशन किया गया। अब ARF जो है, आसियान रीजनल फोरम या आसियान रीजनल फोरम, अब इसके द्वारा जो काम किया गया उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। या मान लीजिए कि इस आसियान रीजनल फोरम ने 1994 में इसे स्टेबल किया गया, और जब काम करना शुरू किया तो 2 बड़े बातों को लेकर इसने काम किया। पहला था आसियान की सिक्योरिटी को लेकर, उसकी सुरक्षा को लेकर, कि हमारी जो इंटरनल बाउंड्रीज है
इंटरनल और एक्सटर्नल मीन्स देश के अंदर और देश के बाहर दोनों तरफ किस तरीके से सुरक्षा को बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से हम ज़्यादा सिक्योर हो सकते हैं हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल साइट्स को, इसके लिए आसियान रीजनल फोरम ने काम करना शुरू किया। इसके साथ साथ फॉरेन पॉलिसी मीन्स की आसियान ने जो विदेश नीति थी उसको लेकर उसने काम करना शुरू किया। और इन्हीं रीजन के बिंग हुआ ये कि उसके जो रिलेशन थे वो ज़्यादा प्रमोट हुए, उसकी जो पॉलिसीज थी वो इतनी अच्छी थी कि जो नियर बाई के जितने भी देश थे उन सब के साथ आसियान के रिलेशन और अच्छे होते चले गए। और ड्यू टू दिस रीजन उनकी जो इकोनॉमी थी वो और ज़्यादा अच्छी बढ़ी, और ज़्यादा अच्छी हुई, और ज़्यादा इम्प्रूव हुई। सो उनकी इकोनॉमी को कंपेयर किया गया यूएसए के साथ, ईयू के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ और जापान के साथ। और ऐसा माना गया कि इनकी जो इकोनॉमी है उससे भी ज़्यादा फास्ट जो इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है वो कर रही है आसियान की। मीन्स कंपेयर किया गया यूएसए के साथ, ईयू के साथ और जापान के साथ कि इनकी इकोनॉमी के अकॉर्डिंग जो आसियान है उसकी इकोनॉमी की ग्रोथ कैसी है। तो आसियान की जो ग्रोथ थी वो काफ़ी अच्छी थी। सो इसीलिए जो अदर कंट्रीज थी वो लगातार आसियान से प्रभावित हो रही थी। सो जब देखिए आप लगातार किसी नियर बाई की कंट्रीज को प्रभावित कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं आप और अच्छा करना चाहेंगे। सो इसलिए हुआ क्या कि आसियान के ही द्वारा एक और कम्युनिटी की स्थापना की गई, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी। आसियान ने क्या किया, अपनी जो आर्थिक जो क्रियाएं थी, जो आर्थिक अफेयर्स थे उनको लेकर वो और ज्यादा विचारशील हुआ। सो उसने इनके ऊपर बहुत अच्छे से काम करने की सोची कि जो इकोनॉमिक एरियाज है उनके ऊपर बहुत अच्छे से काम किया जाए, वहां कोई चूक ना हो, वहां कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सो उसने क्या किया, इकोनॉमिक एरियाज के ऊपर काम करना शुरू किया। और जब इकोनॉमिक एरिया पे उसने काम करना शुरू किया तो उन्हें एक चीज समझ में आई कि जो हमारे पास गुड्स हैं, जो हमारे पास चीजें हैं, हमें दो काम करने हैं उसके लिए, उसे सेल करना है या उसे परचेज करना है। अब सेल परचेज करने के लिए उन्हें एक चीज समझ में आई कि इसके लिए हम एक ऐसी मार्केट बनाएं, एक ऐसी कॉमन मार्केट बनाएं जहां भी ये सारे काम किए जा सके। तो सो उन्होंने आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी के अकॉर्डिंग या इसके बनाने के बाद उन्होंने एक स्पेशल मार्केट बनाई, एक कॉमन मार्केट बनाई। मीन्स 10 देश थे, उन्होंने कहा कि अलग अलग मार्केट बनाने की जरूरत नहीं है, हमारी एक ही कॉमन मार्केट होगी और इसी कॉमन मार्केट से हम ट्रेड के जो रिलेशन है उन्हें प्रमोट करेंगे, हम हमारा ट्रेड करेंगे। जब देखिए कि एक तो आप अलग अलग 10 मार्केट बना रहे हैं और एक आप 10 मिलकर एक मार्केट बना रहे हैं तो पैसा भी कम खर्च हो रहा है, पैसे की बचत भी हो रही है और कहीं ना कहीं आपकी जो इंटरनेशनल जो अप्रोच है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अब देखिए इसके साथ साथ उन्हें यह था कि जो हमारी इंटरनेशनल मार्केट बनी है सेम उसी तरीके से हमारे दूसरे जो एरियाज हैं उनमें भी डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो पहला उन्होंने समझौता किया था सिक्योरिटी को लेकर, सेकंड समझौता उन्होंने किया एक तरीके से ट्रेड को लेकर कि ट्रेड डेवलप होगा, मार्केट बनेगी, फ्री ट्रेड किया जाएगा। और थर्ड उन्होंने किया सोशल और कल्चरल को लेकर। तो उन्होंने क्या किया, जो कुछ एग्रीमेंट किए सोशल और कल्चरल जो इम्प्रूवमेंट थी उनको लेकर, उन पे उन्होंने काम किया।
ताकि उनका जो कल्चर है उसके ऊपर भी दूसरे कंट्रीज का ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। तो उसके लिए भी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ या एग्रीमेंट किए गए। अब देखिए इसके साथ साथ उन्हें चीज़ और समझ में आई कि हम 10 कंट्रीज हैं और जो एक दूसरे की बाउंड्रीज हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ लगती है, वो टच में है या नियर बाई में है। तो जो उनकी बाउंड्रीज है, जो उनकी सीमाएं हैं, उनको लेकर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इन्हें रिमूव करना होगा। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो जो डिस्प्यूट्स हैं वो शायद पहले कम थे, वो धीरे धीरे क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। और अगर डिस्प्यूट बढ़े तो उनके बीच जो एग्रीमेंट हुआ है, जो बॉन्डिंग बनी है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, टूट जाएगी। तो उन्हें ये पता था कि हमें किसी भी तरीके से इस ग्रुप को बनाए रखना है। तो उन्हें पहली चीज़ ये समझ में आई कि ये चीज़ कब बनेगी, जब हमारे बाउंड्री कॉन्फ्लिक्ट रिमूव होंगे। तो उन्होंने बाउंड्री जो डिस्प्यूट्स थे उनको रिमूव करने के लिए टॉक करना शुरू किया, बातचीत करना शुरू किया, मीटिंग करना शुरू की। और इन्हीं मीटिंग्स के थ्रू उन्होंने क्या किया, जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स थे उनको दूर किया। अब जैसे ही उनके बाउंड्री कॉन्फ्लिक्ट दूर हुए तो उन्हें एक चीज और समझ में आई, दैट इज ट्रेड। कि 10 देश हैं, मान लीजिए मैं यहाँ 1 2 3 इस तरीके से जाऊं और 10 पे जाऊं, कि कोई गुड्स अगर एक नंबर से शुरू होती है और वो जानी होती है 10वें देश के पास, तो बीच के अंदर जितने 8 देश आएंगे, हम एक को काउंट नहीं कर रहे हैं, हम 10 को काउंट नहीं करेंगे, बीच में जो 8 देश आएंगे वो टैक्स लगाते थे पहले। और जब टैक्स लगाया जाता था किसी गुड्स के ऊपर तो वो जो गुड्स था वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता था, वो बहुत जो चीज़ होती थी वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती थी। ऐसे में ट्रेड को स्मूथली कर पाना मुश्किल था। इसीलिए क्या किया, आसियान के जो 10 कंट्रीज थे उनको ये था कि भाई अब हमारा जो बाउंड्री कॉन्फ्लिक्ट है वो तो खत्म हो गया, हम ट्रेड को लेकर कुछ रिफॉर्म्स करेंगे, कुछ सुधार करेंगे। और इसी ट्रेड के सुधार को लेकर उन्होंने क्या किया, FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उनके द्वारा किया गया। मीन्स हम क्या करेंगे, पहली बात है कि हमारा ट्रेड होगा वो फ्री होगा, कि हम जो ट्रेड करेंगे वो फ्री होगा। मीन्स कि हमारे जो एरियाज हैं उनमें गुड्स हैं, उनकी जो मूवमेंट होगी, जो गुड्स है उनको हमारे एरियाज में बिना किसी टैक्स के बेचा जाएगा। अब देखिए जब इतने सुधार किए गए टैक्स में तो कुछ और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिली, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर गुड्स पे टैक्स लगाया जाएगा तो उसमें हमारा ही नुकसान है, हमारा ट्रेड फ्लॉरिश नहीं होगा। जैसे जैसे उनका ट्रेड स्मूथ होता चला गया, अच्छा होता चला गया, तो उनकी तरफ यूएसए, चाइना और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे दूसरे देशों ने पेशकश की या कोशिश करना शुरू किया, इन कंट्रीज ने डील करना किसके साथ, आसियान के साथ। उन्हें लग रहा था, चाहे हम यूएसए की बात करें, चाहे हम चाइना की बात करें, चाहे किसी और देश की बात करें, उन्हें लग रहा था कि आसियान के साथ अगर वो ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो वो घाटे का समझौता नहीं होगा। मीन्स किसी भी तरीके से उनको नुकसान नहीं होने वाला। रीज़न सीधा सा है कि जो आसियान है वो बहुत जल्दी ग्रो कर रहा था। इन सारी चीज़ों को लेकर कुछ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट जो प्लेयर थे, चाहे हम यूएसए की बात करें, चाइना की बात करें या इवन तक कि हम इंडिया की बात करें, उन्होंने कोशिश करना शुरू किया कि हम आसियान के साथ जो हमारे रिलेशन है उनको और अच्छा करें, ताकि हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स के रिलेशन है वो और ज़्यादा सॉफ्ट हों और ज़्यादा अच्छे हों। अब देखिए ट्रेड की सारी बातें हो ली, ट्रेड के डिस्प्यूट्स को दूर कर लिया, अमेरिका जैसे देश भी बात करने के लिए इंटरेस्टेड होने लगे। तो देखिए कि अब उस ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है। तो उन्होंने क्या किया, कहा कि भाई अब लगातार देश हैं वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हमें प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर के लिए भी काम करना होगा। मान लीजिए यूएस ने डील करने की कोशिश की, चाइना ने डील करने की कोशिश की 2010 में, तो उन्हें एक चीज़ रियलाइज हुई आसियान को कि आज तो हम अच्छे हैं बट इन फ्यूचर हम कैसे अच्छे बन के रह सकते हैं।
तो उन्होंने क्या किया, अपने कुछ विजन सेट करना शुरू किया, अपने कुछ लक्ष्य सेट करना शुरू किया कि इन फ्यूचर हमारा लक्ष्य क्या होगा। उन्होंने क्या किया, इसके लिए एक इंटरनेशनल कम्युनिटी थी, उसको सेटअप किया कि हमारी एक ऐसी संस्था होगी, हमारी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी दैट इज इंटरनेशनल कम्युनिटी, और वो कहीं ना कहीं ये चेक करेगी कि हमारे इंटरनेशनल जो रिलेशन है वो कैसे हैं, हमारा इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो कैसा है, हमारी इंटरनेशनल जो ट्रीटीज हैं वो कैसी हैं। मीन्स उन्होंने कोशिश की कि 2020 तक हम कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव रखेंगे, कुछ ऐसी बातें रखेंगे जिनको हमें गेन करना है, चाहे वो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट थे, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रेड था, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रीटीज थी, कि हमें किस देश के साथ किस तरीके से डील करना है, काम करना है। इसके लिए विजन 2020 रखा गया, डिजाइन किया गया बाय दी आसियान कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि जो विजन 2020 है वो क्या है। अब देखिए विजन 2020 के अकॉर्डिंग आसियान ने क्या किया, अपने इंटरनेशनल और अपने रीजनल जो प्रॉब्लम्स थी उनको दूर करना शुरू किया। जब वो सारी चीजें दूर हुई तो आसियान को एक चीज और लगी कि जो कंट्रीज लगातार उसके साथ अटैचमेंट बढ़ा रहे हैं, चाहे हम यूएसए की बात करें, चाहे हम चाइना की बात करें, ये कंट्रीज लगातार बोल रहे हैं कि भाई तू हमसे ट्रेड कर ले, व्यापार कर ले, तेरे लिए फायदा होगा। तो आसियान को भी धीरे धीरे ये बातें समझ में आ रही थी, आसियान ग्रुप में ये चीजें रियलाइज हो रही थी कि इंटरनेशनल ट्रेड जब तक हमारा फ्लोरिश नहीं होगा, डेवलप नहीं होगा, तब तक हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल जो डेवलपमेंट है वो कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। ये उन्हें ये चीज समझ में आई कि चाइना और यूएसए के साथ अगर हम ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो हमारी जो इकोनॉमी है वो और ज़्यादा बूस्टअप होगी, और ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे अलग अलग कंट्रीज में। तो उन्होंने क्या किया, इन कंट्रीज के साथ भी धीरे धीरे ट्रेड करना शुरू किया, और ट्रेड जब करना शुरू किया तो इन्होंने धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू किया, मींस पैसा लगाना शुरू कर दिया ट्रेड में चाइना के साथ और यूएसए के साथ। तो इन्वेस्टमेंट विद चाइना एंड यूएसए। अब देखिए अगर मैं बात करूं हमारे इंडिया की, किसके साथ, आसियान के साथ, मींस अगर हम एक लाइन में डिफाइन करना चाहें इन दोनों के बारे में, तो ड्यूरिंग दी कोल्ड वॉर, अब कोल्ड वॉर कब से कब तक, 1945 से लेकर 1991 तक की इस टाइम में इंडिया ने बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं दी आसियान को। इंडिया को लगा नहीं कि आसियान कुछ बहुत ज्यादा अच्छा कर पाएगा, बट जब धीरे धीरे आसियान ने अपने आप को प्रूव कर दिया तो भारत को ये रियलाइज हुआ, भारत को ये लगा कि भाई आसियान एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, एक अच्छा ग्रुप है, तो क्यों ना इसके साथ भी हम ट्रेड की कुछ एग्रीमेंट या कुछ जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो प्रमोट कर लें। तो इंडिया ने धीरे धीरे क्या करना शुरू किया, अपनी जो पॉलिसी थी, अपनी जो योजनाएं थी वो चेंज करना शुरू किया, उनमें रिफॉर्म्स करना शुरू किया, उनमें अमेंडमेंट करना शुरू किया। किसको लेकर, आसियान को लेकर, कि भारत ने क्या किया, अपनी जो पॉलिसी थी उसमें बदलाव करना शुरू कर दिया, उसमें चेंजेस करने शुरू किए आसियान को लेकर। कि अब देखिए जब आसियान को लेकर भारत ने कुछ पॉलिसीज में चेंजेस किए तो भारत ने पहला ही काम किया कि भाई हमारे यहाँ जो ट्रेड है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, सो हम सबसे पहले ट्रेड जो एग्रीमेंट है वो करेंगे किसके साथ, आसियान के साथ। तो आसियान के 3 कंट्रीज के साथ भारत ने क्या किया, ट्रेड एग्रीमेंट के समझौते किए। फर्स्ट वन इज मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड। अब देखिए भारत ने इन तीनों कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट किए, समझौते किए, ट्रेड को लेकर, व्यापार को लेकर।
कि हमारा इनके साथ व्यापार होना चाहिए और भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा इनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स के थ्रू जुड़ा हुआ है। हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन कंट्रीज को करते हैं। अब देखिए, जब भारत ने इनके साथ ट्रेड के रिलेशन प्रमोट करने शुरू किए तो भारत को लगा कि इन कंट्रीज के साथ जो रिलेशन बनाए गए हैं उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसमें कुछ रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। सो इंडिया ने 2010 में इन कंट्रीज के 3 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो समझौता था वो किया कि अब क्या होगा, मलेशिया के साथ, सिंगापुर के साथ और थाईलैंड के साथ हमारा जो ट्रेड है वो क्या होगा, फ्री ट्रेड होगा। इनके गुड्स के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है वो नहीं होगा। ट्रेड को लेकर लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसी है वो अपनाई जाएगी, उदार रखा जाएगा, या जो व्यापार के जो नियम होंगे वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे। तो सो इंडिया ने क्या किया, धीरे धीरे अपनी पॉलिसीज में चेंज करना शुरू किया, बदलाव करना शुरू किया और आसियान के साथ डे टू डे जो रिलेशन थे वो अच्छा करता चला गया। कौन? इंडिया। अब बात कर लेते हैं कुछ और बातें आसियान के बारे में। अब देखिए, जब भारत ने ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया आसियान के साथ तो कुछ खास विशेषताओं की बात हुई, कुछ फीचर्स की बात हुई इसके आसियान के, कि भाई आसियान में ऐसी क्या खास बातें हैं। तो देखिए, आसियान की पहली जो खास बात दिखाई दी कि उसके कंट्रीज के बीच FTA है, मींस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है कि 10 के 10 जो देश हैं वो जो ट्रेड करते हैं वो फ्री करते हैं, कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता। तो सो उनका टैक्स जो एरियाज है, ट्रेड एरियाज है, वो लगातार डेवलप हो रहा है। इसके साथ साथ दूसरी बात ये कि आसियान है वो एशिया का एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रीजनल है, मींस क्षेत्रीय एरिया है या क्षेत्रीय स्तर का एक ग्रुप है। अब क्षेत्रीय स्तर का ग्रुप है तो उन्हें एक चीज और भी समझ में आई कि ये जो ग्रुप है वो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक जो अफेयर्स हैं, इकोनॉमिक जो इश्यूज हैं, इकोनॉमिक जो सब्जेक्ट है उनको टोटली डील करता है। अब देखिए, जब उसकी फीचर्स की बात हुई तो और ज़्यादा उसके बारे में लोगों ने जाना, और जब लोगों ने बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानना शुरू किया तो लोगों को एक बात और पता चली कि भाई आसियान जो है ना वो एक अच्छा ग्रुप है जो कि लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करता। देयर इज नो वॉर, ये अपने ग्रुप के देशों के बीच लड़ाई झगड़े की बात नहीं करता। सो ये क्या करता है, अपने कंट्रीज के साथ डिस्कस कर लेता है, डिस्कशन कर लेता है अपने प्रॉब्लम्स को, और जब प्रॉब्लम्स को ये डिस्कशन कर लेता है तो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है, ट्रेड प्रॉब्लम्स की बात हो सकती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की बात हो सकती है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की बात हो सकती है, डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स की बात हो सकती है, कल्चर प्रॉब्लम्स की बात होती है। कि आसियान क्या है, डिस्प्यूट्स को ज़्यादा राइज नहीं होने देता और वो क्या कर रहा है, अपने कंट्रीज के साथ, अपने ग्रुप्स के साथ समझौते करता है, एग्रीमेंट करता है, डिस्कशन करता है और अपने आप की जो डेवलपमेंट है उस पर कोई असर नहीं देने पड़ता या उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर दिखाई नहीं देता उसकी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स का। तो लगातार आसियान है वो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है अपने इकोनॉमिक सिचुएशन को लेकर, अपने ट्रेड को लेकर, अपने एग्रीमेंट्स को लेकर और अपने जो GDP है लगातार उसको लेकर। तो ये कुछ था आसियान के बारे में जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 3 हम टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम EU को डिस्कस कर चुके हैं, आसियान आज हमारा ख़त्म हो गया है और कल हम करेंगे चाइना के बारे में या चाइनीज़ इकोनॉमी के बारे में। तो अगर मैं बात करूं, अगर इन तीनों में मैं फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहूँगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, तो जो आसियान है मैं कहूँगा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेकंड जो है वो है चाइना और थर्ड जो है वो है EU।
अब बात करते हैं कि लास्ट के कुछ एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं 6 मार्क्स और 4 मार्क्स के लिए। तो देखिए आसियान अगर लास्ट ईयर के एग्जाम में आया है, मान लीजिए अगर 2000 में बात करूं 19 की, तो इस साल इसके आने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो चाइनीज जो इकोनॉमी है वो पूछी जा सकती है, ईयू पूछा जा सकता है। तो आपको 2 क्वेश्चन ही उस सेशन में बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। और प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके किसी दोस्त के साथ या आपके किसी उस पर्सन के साथ जिसको मेरी वीडियोस की नीड है, जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस को एक सब्जेक्ट के रूप में रख रहा है और जो क्लास +2 पॉलिटिकल साइंस में एज ए सब्जेक्ट उन्होंने रखा है, तो उनके लिए उपयोगी होने वाली है, उनके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो बने रहें मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।